पिछले एपिसोड 16 में हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सक्रियत संकुल सिद्धांत या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत अथवा जिसे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत भी कहते हैं, वह देखा था। इसमें हमने सीखा था कि कोई भी रिएक्टेंट्स सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं जब तक कि वे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि सक्रिय संकुल नहीं बना लेते। हमने यह भी सीखा था कि रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो परिवर्तित होते हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर पर होता है। वो जो सक्रिय ऊर्जा वाला हमने ग्राफ बनाया था उसके ऊर्जा अवरोध के शिखर पर होता है। वो अल्पजीवी होता है, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, और हमने कहा था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और पुनः रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी जो विशेषताएं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की हमने सीखी थी, और विशेष जो हमारा ये था कि अभिकारक या रिएक्टेंट्स सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं जब तक कि वे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकुल नहीं बना लेते। आज हमें सीखना है कि जो सक्रिय संकुल सिद्धांत अथवा संक्रमण अवस्था सिद्धांत अथवा परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत है, इसका गणितीय रूप या मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्योंकि एग्जाम में जब आता है तब यही पूछते हैं कि परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, और फिर कहते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन या गणितीय व्यंजक निकालिए। तो आज हमें सीखना है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन या गणितीय व्यंजक। आपको याद हो तो हमने कहा था, जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये पहले किस में कन्वर्ट होंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। हमने कहा मान लीजिए ए बी स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट कर दें और फिर ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। जैसे कि पहले मैंने कहा कि रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन जाती। तो ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या तो सक्रिय संकुल या इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो इसमें ये आपने देखे, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रिवर्सिबल स्टेप है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वापस से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, लेकिन ये रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो सकता है। इट मीन दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एज वेल एज इन रिएक्टेंट आल्सो। तो ये वाला रिवर्सिबल स्टेप है, ये सिंगल साइड स्टेप है। इसके लिए यदि हम के की वैल्यू देखें इसको, तो यहाँ आ जाएगा ए बी स्टार अपॉन ए बी। हमेशा क्या होता है, हम जब ये कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी स्टार यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी दिस इज इक्वल टू के ए इंटू बी। ठीक है, अब इसको थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये के इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू है ई टू दी पावर माइनस डेल जी अपॉन आर टी। के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल जी अपॉन आर टी। जी यहाँ पर क्या है, यह है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और टी यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप है। ये हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में सीख कर आए हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी वही चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एस है यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन। तो इस डेल्टा जी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दिस के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस, यहाँ क्या आ गया, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस और अपॉन आर टी। हमने क्या किया, डेल्टा जी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। या के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर ये माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, और फिर ई टू दी पावर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। फिर समझे, ये माइनस और ये माइनस, ये तो हो गया प्लस है ना, और टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया, ई टू दी पावर डेल्टा एस अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, तो क्या आ गया, कि हमारे पास में के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी ई टू दी पावर डेल्टा एस अपॉन आर। ये इसका थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेरिवेशन है, ऊष्मा
गतिक व्युत्पन्न कहलाता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट का। अब फिर इसको आगे सीखें। ये जो हमने लिखा था रिएक्शन, जैसे ये ए बी है, हमने कहा ये किस में कन्वर्ट होगा, ए बी में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और फिर किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ बात को समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ देखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वे सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। इसको हमने कोलिजन थ्योरी में भी सीखा था और इससे पहले आर्रेनियस थ्योरी में भी सीखा था। हमने कहा था कि जितने सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं वे सभी की सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ मॉलिक्यूल जिनको आर्रेनियस ने एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा था, या कोलिजन थ्योरी में हमने कहा था कि वे मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन से इतनी एनर्जी अचीव कर लें कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक हो, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो रिएक्टेंट नहीं हो रहे, बल्कि कौन हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी सक्रिय संकुल परिवर्तित हो रहा है। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात समझ में आ गई कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, सक्रिय संकुल की सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब दूसरी बात सीखें कि हमने कहा यह कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही हो सकता है वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाए। तो अब दूसरी बात क्या आई, दूसरी बात यह आई कि यहाँ पर ऐसे कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति। तो अब अभिक्रिया का वेग दो बातों पर निर्भर किया। पहली बात क्या, पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल की सांद्रता, तो ये कितनी बनी है, और दूसरी बात ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट, यानी कि जो सक्रिय संकुल बना है उसकी उत्पाद में विघटन की आवृत्ति क्या है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये dx/dt, हम इसको लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको dx/dt लिख रहे थे, ये बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा AB स्टार इंटू न्यू। ये क्या है, हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड करेगी, दो बातों पर प्रोपोर्शनल होगी। एक तो किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के, और साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसइंटीग्रेशन के, इसकी कितनी आवृत्ति इसके प्रोडक्ट में या उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अब अगर हम वैसे देखें रिएक्शन को तो है क्या, ये AB ओवरऑल रिएक्शन देखें, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। यदि अब इसको हम माने कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर किसको जाएगा, K2 और साथ में A इंटू डी। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K2 A इंटू डी। अब इसको दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखें। यह भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास में क्या, K2 A इंटू डी, ये तो हमने ये वाली लिख ली, और ये क्या आ गया, ये बराबर आ गया AB स्टार इंटू डी। और ये AB स्टार किसके बराबर है, ये देखो इसको वापस लिखते हैं, K2 AB ये बराबर है K AB इंटू डी। याद करो, मैं शुरू में लिखा था, हमने क्या लिखा था शुरू में यहाँ पर कि KB स्टार बराबर किसके, K AB के। तो यहाँ क्या हुआ, AB से AB कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में क्या आया, K2 इक्वल टू K इंटू न्यू, ये आ गया। अब हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। K की वैल्यू तो ये लिखी हुई, इक्वेशन नंबर 1 में K की वैल्यू ये लिखी है। न्यू का यदि हम वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, ये आप सब जानते हैं, E इक्वल टू क्या है, H न्यू, या हम क्या, न्यू इक्वल टू क्या होगा, E/H। E बराबर किसके होता है, KT के, तो यहाँ आ गया E इक्वल टू
KT/h। क्यों हुआ? क्योंकि E इक्वल टू KT है। के यहाँ पर क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? R/n। तो E इक्वल टू आ गया, सॉरी न्यू इक्वल टू आ गया यहाँ पर, न्यू इक्वल टू R KT है, क्या दिया? R/n, और यहाँ पर T/h। ये यहाँ पर न्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में। जैसे मान लो इक्वेशन नंबर हम इसको 2 दें, ये इक्वेशन नंबर हो मान लीजिए 3। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से और 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ लिखे हम K2, न्यू बराबर क्या है? RT/NH, RT/NH, और के की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर? e टू दी पावर माइनस डेल H/RT इंटू e टू दी पावर डेल S/R। ये आपको बात समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 में के की वैल्यू रखी। के का मान क्या है? e टू दी पावर माइनस डेल H/RT e टू दी पावर डेल S/R, और न्यू की वैल्यू क्या? RT/NH। ये RT/NH रख दिया। तो यदि आपसे कहते हैं कि आप इसका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक डेरिवेशन निकालिए थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट का, तो आपको यहाँ तक निकालना है कि dx/dt इक्वल टू K2 इक्वल टू RT/NH e टू दी पावर माइनस डेल H/RT इंटू e टू दी पावर डेल S/R। तो पहले थ्योरी समझाएंगे इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की विशेषताएं लिखेंगे, और उसके बाद ये पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको इसमें समझाना है। ठीक है, इसके बाद हम एक काम और करेंगे। हमने जैसे कि इन 3-4 एपिसोड में क्या देखा, हमने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ये हमने सीखा था। इसके हम सभी सिद्धांतों को एक बार वापस से देखते हैं और इनका कंपेरिजन करते हैं। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि कंपेयर ऑल थ्योरीज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, कि अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव वाली सारे सिद्धांतों की तुलना कीजिए उनकी। तो उसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा था आरेनियस थ्योरी। तो उसमें क्या कहा था हमने? dx/dt दिस इज इक्वल टू k a e टू दी पावर माइनस EA/RT। ये कैसा था? ये था आरेनियस थ्योरी, आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार हमने कहा था dx/dt इक्वल टू k इक्वल टू a टू दी पावर माइनस EA/RT। आपको मालूम है यहाँ पर a क्या था? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांक। ये यहाँ पर क्या था? ये था सक्रिय ऊर्जा, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। इसके बाद हमने दोबारा एक थ्योरी देखी थी, वो थी dx/dt दिस इज इक्वल टू k z e टू दी पावर माइनस EA/RT। ये कौन सी थ्योरी थी? ये थी कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, संगतवाद सिद्धांत। आपको याद है तो हमने कहा था कि dx/dt इक्वल टू k इक्वल टू z इंटू q, और q अब क्या था यहाँ पर? q था हमारे पास n*/n, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और n* क्या था कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं उनकी संख्या जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो बराबर था e टू दी पावर माइनस EA/RT के। तो ये किसके अनुसार है? ये है कोलिजन थ्योरी या संगतवाद सिद्धांत के अनुसार। तीसरा देखें थ्योरी, तब हमने कहा था dx/dt इज इक्वल टू k pz e टू दी पावर माइनस EA/RT, और इसको हमने कहा था मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, संशोधित संगतवाद सिद्धांत। याद होगा आपको, हमने कहा था कि संगतवाद सिद्धांत या जो कोलिजन थ्योरी है वह केवल अणुओं के मध्य टक्करों पर निर्भर करती है, और फिर कहा था कि ये जो टक्करें हैं, ये जो संघट है, वो ताप और सांद्रता पर निर्भर करेगा। फिर हमने कहा यदि दो रिएक्शन में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए, समान रखा जाए, सेम रखा जाए, तो उस समय क्या होगा कि दोनों के जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो समान आनी चाहिए। परंतु हमने कहा था ऐसा होता नहीं है, और उसका कारण बताया था हमने। एक तो मॉलिक्यूल सही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने चाहिए, सही दिशा में अभिविन्यासित होने चाहिए। फिर मॉलिक्यूल के आकार पर भी निर्भर करता है कि वो कुल एनर्जी, जो अगर वो रिजिड स्फीयर है
तो वो सक्रियण और स्थानांतरण की ऊर्जा पर निर्भर करेगी, और यदि वो रिजिड स्फीयर नहीं है तो वो सक्रियण और स्थानांतरण के साथ साथ कंपन और घूर्णन की ऊर्जा में भी विभाजित या वितरित हो जाती है। तो उसको बचने के लिए क्या किया था, उसमें एक स्टेटिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर P लगाया था। तो वहाँ हमने लिखा था dx/dt = k = p z e टू दी पावर माइनस EA/RT, और P यहाँ पर क्या था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेटिक फैक्टर था। और चौथा जो हमने आज अभी देखा वो dx/dt = k, ये बराबर था RT/NH, फिर अंदर था यहाँ पर e टू दी पावर del H/RT इंटू e टू दी पावर del S/R, ये हमने सीखा था। dx/dt = k RT/NH e टू दी पावर माइनस डेल्टा H/RT e टू दी पावर डेल्टा S/R। ये कौन सा है, ये है, या तो हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, PCT कहा था, या इसको TST कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या कहते हैं ये थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। तो ये चार सिद्धांत हमने सीखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट में। अब इनको जरा तुलना करो। यदि यह लिखा है A क्या हो, A बराबर हो मान लीजिए Z के, ये जो Z है, ये क्या हो PZ, और ये बराबर किसका हो RT/NH के। तो ये सभी सिद्धांत आपस में हमें समान दिखाई देते हैं। तो ध्यान से देखें कि ये सभी सिद्धांतों को आप कंपेयर करें, इन सब की तुलना करें, तब आप देखोगे यदि हम A, Z, PZ और RT/NH और e टू दी पावर del S/R को यहाँ रखें, तो ये लगभग सभी सिद्धांत हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें एक समान दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। इनकी हम तुलना कर सकते हैं, और ये सभी के सभी सिद्धांत क्या समझाते हैं कि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार बढ़ता चला जाता है। तो हमने इस एपिसोड में क्या सीखा, हमने सीखा एक तो संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत, इसका गणितीय रूप सीखा हमने, और उसके बाद हमने सभी सिद्धांत जो उससे पहले सीखे थे उनकी हमने तुलना की, और तुलना करने पर हमने ये पाया कि ये सब सिद्धांत सभी एक हैं, और ये क्या कहते हैं, ये अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता की व्याख्या करते हैं, उसे समझाते हैं। धन्यवाद।